बिहारी, सॉरी सॉरी, बिहारी सब बहुत दुखी है। दुखी किससे है? मोदी जी से। कहता है कि एक जहुआ जहुआ भर के सीट दे दिए हैं, और तब भी मोदी जीवा क्या कर रहा है? हम लोगों को एकदम मजदूरे टाइप समझ लिया है। 12,000 ट्रेन चलाता है छठ के टाइम में कि बिहारी मजदूर सब जहां तहां लत्तम जूता खा के जो इधर उधर अपना जीवन बसर कर रहा है, वो लोग कम से कम छठ में आ जाए। लेकिन सेमी कंडक्टर उड़ीसा तक को दे देता है, पंजाब को दे देता है, हम लोगों को नहीं देता है। चुनाव का सीजन है, लेकिन दोस्तों, दर्शकों, श्रोताओं, बिहार के चुनाव से मुद्दे गायब हैं। मुद्दा नहीं है यहाँ। एक साहब आए हैं इटली, जिनकी ननिहाल है, वो साहब एसआईआर नाम का एक वायवीय मुद्दा ले आए, जिससे आम जनता को कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। तेजस्वी जी के बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है। घोषित अपराधी चारा चोर के बेटे हैं, 9वीं फेल हैं। उनका क्या विजन हो सकता है बिहार के लिए, वो हम ही लोग जाने। लेकिन आज मैं अपने साथ एक बड़ा समृद्ध पैनल लेकर आया हूं। क्या वजह है कि 1989-90 तक जो बिहार इंडस्ट्रियल इंडेक्स में बहुत अच्छा नहीं तो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था, और 70s तक तो हम लोग बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, जब हम लोग 14% चीनी देते थे, 30% खनिज वगैरह दिया करते थे। तब ये अलग मुद्दा है कि तब झारखंड हमारा हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ डालमिया नगर हुआ करता था, शाहाबाद नाम का जिला हुआ करता था, जहां 10 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। आज वो सब खंडहर बन चुके हैं। तो सवाल ये है कि मोदी जी व बिहार को इंडस्ट्री काहे नहीं देता है जी? और इस सवाल से जूझेंगे हमारे 3 पैनलिस्ट। आपका परिचय सबसे हो चुका है। हमारे दाहिनी तरफ सबसे ऊपर हैं सूर्यभूषण सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर डीएमआई में प्रोफेसर हैं, जेएनयू से पढ़कर निकले हैं, और कई मल्टीनेशनल्स में वगैरह में सेवा देने के बाद पिछले 1 दशक से 1.5 दशक से प्रोफेसरी कर रहे हैं। बीच में है स्वाति तिवारी जी, इनका चेहरा आप लोगों को सुपरिचित होगा। टीवी पर, इंटरनेट के कई चैनल्स पर खूब गरजती बरसती हैं। एक परिचय और है कि ये हमारी छोटी बहन है। स्वाति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आभार। और नीचे हैं आप लोगों के सुपरिचित, और हमारी बहन जी ने इस बीच अपनी आदत के मुताबिक फोन वोन गिरा दिया है, लेकिन वो कुछ देर में व्यवस्थित हो जाएंगे। दर्शकों, इसका कोई बुरा नहीं मानना है। हमारी बहन है, जब तक खुद भी टूटती फूटती रहती हैं, और फोन वोन का इधर उधर होता ही रहता है। हाँ, हंस ला, तू पहले हंसिए ला, ओके बाद हम बोले। पता ना, आज 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 अच्छा, कोई और बात। नीचे हैं आचार्य आनंद कुमार, गीतायन के लेखक हैं। इनको आप हमारे साथ कई बार सुन चुके हैं। हमारे तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे सूर्यभूषण सर से। सर, 2-4 कारण जो मैंने कल अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखे, उसके बाद पता चला कि बिहारी जनता उसका बुरा मान गई। मैंने उसमें लिखा था कि औद्योगिक विरासत का पतन हो चुका है, बुनियादी ढांचे की कमी है, मुकदमेबाजी है, जमीन विवाद है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों का संकोच है, प्रशासनिक सुस्ती और नीति का अमल है, छवि और मानसिकता का सवाल है। छवि और मानसिकता ये कि हमारे बाबू के जानत ना ले के हथिन हमारे बापा, या मेरे बाप को नहीं जानते हो क्या बे? लेकिन जो जनता ने निष्कर्ष निकाला, वो कहा कि देखिए, पूरा मामला दरअसल छवि का है, और इसके साथ साथ यहाँ जो गुंडई नहीं थम रही है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। बाकी मैंने एक नीतीश चा के बयान को समर्थन दिया, और उसके बाद जनता मुझ पर भी टूट पड़ी, लेकिन वो मैं किसी और पैनलिस्ट से पूछूंगा। आप इससे शुरुआत करें, इसके इकोनॉमिक्स के पीछे एक फ्राइट इक्वलाइजेशन की बात बड़ी होती है। हर एक बिहारी आके रोने लगता है कि हम लोगों की समान नीति दर कर दिया, नहीं तो हम लोग तो अभी चांद पर पहुंचे ही हैं, हम लोग बृहस्पति पर पहुंच जाते हैं। इससे शुरू करते हैं सर। सबसे पहले धन्यवाद
ये मुद्दा काफ़ी इनफैक्ट हर जगह ये चर्चा पे होती है, मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो सब जगह लोग यही बोलते हैं कि फ्रेट इक्विलाइज़ेशन जो है, बिहार के लिए त्रासदी रहा। वरना पता नहीं हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। मैं तो एक सिंपल सा मैं काउंटर फैक्चुअली देखता हूँ कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का देखिए तो जो पूरे इंडिया में उसका एमआरपी सेम रहता है। प्रोडक्ट तो ऐसा नहीं कि हर लोकलाइज़ प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कोलगेट का टूथपेस्ट ही है, वो एक ही जगह प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो प्रोड्यूस जो है, वो पूरे आप हिंदुस्तान में सेम प्राइस पे बेच पा रहे हैं। तो ये भी तो एक तरह का इक्वलाइज़ेशन है, प्राइस इक्वलाइज़ेशन है। मैं जो है दूसरे मुद्दे पे जाता हूँ, बेसिकली जो फ्रेट इक्वलाइज़ेशन का जो मुद्दा था, उसमें हमें जो हिंदुस्तान का जो ग्रोथ है, उसके बारे में बात करनी थी कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा, तो कुछ जो बाहर के जो दूसरे स्टेट हैं, वो जब फेडरल स्ट्रक्चर में तो हम भी मतलब अभी उस समय तक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था नहीं, तो कई स्टेट जो है वो सोच रहे थे कि भाई हमारे यहाँ इंडस्ट्री कैसे होगी, जो कि ऑलरेडी हमसे बेहतर पोज़ीशन पे थे। तो जब बेहतर पोज़ीशन पे थे इसलिए जो है उनको वो एडवांटेज मिला बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिला। वहीं पे भी देखिए टाटा नगर की स्थापना हुई और टाटा जो है बाकी हमेशा लोग कहते हैं कि बाकी शहरों से काफ़ी भिन्न रहा भी और झारखंड में तो कुछ शहर तो ठीक-ठाक चले ही, प्रॉब्लम हुई कई तरीके से। इंडस्ट्री जो है इन जनरल जहाँ भी देखा जाता है कि जहाँ माइनिंग होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे ऐसा नहीं कि जी, इंडस्ट्री बहुत फलता-फूलता है। आप हमारे पड़ोस का एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि उड़ीसा भी तो माइनिंग वहाँ का भी बहुत वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा माइनिंग रिच रिसोर्स रिच स्टेट है। लेकिन उसकी स्थिति ऐसी तो नहीं हुई कि वो भी प्रोग्रेस कर गया। तो वो कभी फ्रेट इक्विलाइज़ेशन को तो ऐसा तो नहीं कि वो कह रहा है कि उसके कारण से हमें भी नुकसान हुआ या नहीं हुआ। आज देखिए तो जो उड़ीसा का ग्रोथ है हमसे कई गुना बेहतर हो गया। और जी, लोग ये कह रहे हैं कि जैसे अब सेमीकंडक्टर वहाँ बन रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? तो जी, सबसे ये समझना पड़ेगा कोई भी इंडस्ट्री जब स्थापित किया जाता है तो उसके लिए कई सारा इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे अगर अगर कल को यहाँ आईबीएम ऑफिस बना देगा, माइक्रोसॉफ्ट को अगर मान लीजिए कि आपने कहा कि आपको फ्री में ज़मीन देंगे, सब कुछ फ्री में देंगे, आप यहाँ पे आके स्टार्ट कर दो ऑफिस। आपको लग रहा है कि वो ऑफिस चल जाएगा? बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक इंडस्ट्री जो है पूरे सिंक्रोनाइज़ेशन से काम करता है और सबसे बड़ी समस्या जो हमारी अभी तक जो आ रही है, जो अगर लास्ट 200 साल, 300 साल का ग्रोथ देखें पूरी धरती पे, तो स्पेशलाइज़ेशन से ग्रोथ हुआ है। हम किसी भी चीज़ को जो भी हमारा कोर स्ट्रेंथ था, जो स्पेशलाइज़ जिस पे हो सकते थे, उसको हम पूरी तरह से छोड़ते चले गए। और आज भी अभी भी वही स्थिति में है। इसीलिए हमारे यहाँ आईएएस की पूजा होती है क्योंकि वो जनरलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता नहीं है। तो एक आप इसका एक एनालॉजी समझ सकते हैं, एक स्विस नाइफ आर्मी जो नाइफ होता नहीं है, जी, उसमें आप देखते हैं कितना चीज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ बहुत बढ़िया नहीं कर सकते। ना उसमें अच्छा चाकू रहेगा, पतली सी चाकू जी, रहेगा जो आपको काम चलाओ। फिर आपको जी, उसका अगर पेचकस मिलेगा तो काम चलाओ, लेकिन स्पेशलाइज़्ड नहीं है। और ये पूरी दुनिया जहाँ जी, पे भी प्रोग्रेस किया है, चाइना जो ग्रोथ देखा है, वो सारा चीज़ स्पेशलाइज़ेशन से। तो हम जो है फ्रेट इक्विलाइज़ेशन जो है, वो ठीक है, एक मुद्दा हो सकता है वो बट वो उसकी वजह से जो है ऐसा नहीं कि हमारा मतलब पूरी तरह 50s और 60s, 70s, जी, 80s तक हमारे यहाँ इंडस्ट्री ठीक-ठाक जी, चली, जी, जो भी था। जी। सर सर ने जो बातें कही हैं उसके मुताबिक फ्रेट इक्विलाइजेशन का मुद्दा ध्वस्त हो गया। अब दूसरे मुद्दों की ओर बढ़ते हैं। देखिए 170 तक तो आप इंडेक्स में बड़े ऊंचे पायदान पर थे, 80 तक भी चल रहे थे, लेकिन मॉर्टन की फैक्ट्री सिवान के मढ़ौरा में जब बंद होनी शुरू हुई, जब दरभंगा की फैक्ट्रीज बंद हुई, उसके पीछे ये कारण नहीं था कि फ्राइट इक्वलाइजेशन आपको परेशान कर रहा था। उसके पीछे सबसे बड़ी चीज थी कि रंगदारी नाम की चीज जो बिहार में चली और जिसको फिल्मों में भी सभी जगह बहुत ग्लैमरस बनाया गया। अरे वो रंगदार है। वो मतलब जैसे रॉबिन हुड टाइप का व्यक्तित्व और एक मतलब अजीब सा उसके चारों तरफ ऑरा गढ़ा गया है। बिहार को बहुत भारी पड़ा। इसके राजनैतिक क्या निहितार्थ थे नहीं थे, लेकिन आनंद जी मुस्कुरा रहे हैं। आनंद जी जरूर फ्राइट इक्वलाइजेशन के बहुत बड़े विरोधी और समर्थक टाइप से हैं इस दावे के कि बिहार के साथ बड़ा अन्याय हो गया है। आनंद जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले स्वाति।
कहाँ फिसल गए हम। और पिछले 15-20 साल से तो तथाकथित पालकी ढो रही है भाजपा और जेडीयू की सरकार है, क्यों नहीं वो तमाम कल कारखाने खुलने लगे, क्यों, क्या, कहाँ समस्या कहाँ आ गई? समस्या है सिर्फ और सिर्फ दो शब्दों में, जायदा। ये मेंटालिटी जो हम बिहारियों की है। मॉर्टिन बंद हुआ, कोई बात नहीं, रंगदारी शुरू हुई, कोई बात नहीं। मैं खुद एक बिजनेसमैन फैमिली को बिलोंग करती हूँ जो बिहार में स्टैब्लिश्ड है, और जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बसी बसाई जिंदगी यूरोप की छोड़ करके जब बिहार में कुछ करने की ठान करके हम लोग वापस आए, तो जिस रंगदारी की बात हो रही है और जिस जायदा को मैं कोट कर रही हूं, उसी के चक्रव्यूह में हम लोग भी फंसे हैं। मैं खुद इसकी भुक्तभोगी रही हूं। सबसे पहले तो रंगदारी वाली जो आपने बात बोली, वो आप हर छोटी जगह पे है, और भू माफिया इस पे इतना सशक्त होकर के काम कर रहा है कि इससे सारे बिजनेसमैन जो हैं वो सबके सब परेशान हैं। आप कोई भी किसी भी भूमि पर आप कोई भी नया इंडस्ट्री या छोटी सी फैक्ट्री, मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है जहाँ पे पेपर प्लेट और ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसको जब हम लोगों ने एक्सपैंड करने की कोशिश करी और जमीन की तलाश करी यही हमारे पटना बेटा में, तो जिस रंगदारी की बात आप कर रहे हैं उसका सामना करने वाले हम लोग भी थे। तो ये एक जो मानसिकता हमारी बन गई है कि जायदा, और क्या क्या हमने भी अल्टीमेटली, कौन लड़ेगा इस पूरे सिस्टम, इस तंत्र से, इस माफिया से, इस पूरे करप्ट सिस्टम से किसी को लड़ने की शक्ति नहीं है। ये बात बहुत दुखद है, लेकिन यही सत्य है। वो बिहार जो जायदा वाली मैं बात कर रही हूं, जिस बिहार के मुख्यमंत्री के विवाह में टाटा के पूरे नए गाड़ियों का शोरूम लूट लिया जाता हो गिफ्ट करने के लिए, और बारातियों घरातियों को परेशानी ना हो इस वजह से, तो उस बिहार के लोगों की मानसिकता और उनके मेंटल कंडीशन, दोनों बात मैं करूंगी, उसके लिए हम बिल्कुल सब कोई समझ सकता है कि इसके पीछे कितनी, जिसको बोलते हैं ना कि एम्बेडेड राजनीति, वो है, एम्बेडेड मानसिकता वो है। इसके लिए जो भी तंत्र, अभी अगर हम करंट की बात करें कि हम आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मोदी जिब्वा क्यों नहीं कर पा रहा है, या फिर नीतीश बाबू क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो नीतीश बाबू और मोदी जिब्वा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह प्रयास तब तक अधूरा है, तब तक इसमें कोई हम बहुत एक अच्छी इंक्रीमेंट नहीं देख सकते हैं, जब तक हम खुद इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार ना हो और सरकार हमें वो इक्विपमेंट, वो विपन न दे, और वो है सुरक्षा का विपन, वो है भरोसे का विपन, जिसको देने में मैं बिल्कुल नहीं हिचकूंगी ये बोलने में कि मोदी जिब्वा भी फेल हुए हैं, नीतीश बाबू भी फेल हुए हैं। रायता समेटने की कोशिश हो रही है, प्रयास किया जा रहा है। मैं बहुत सारे डेटा दे सकती हूँ विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, 15 से ज्यादा स्टार्टअप्स बिहार में है, हर क्षेत्र में कृषि को लेकर के, मखाने को लेकर के कितनी सारी सब्सिडी है, क्योंकि हमें नहीं भूलना होगा कि बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ के लीची, मखाने, बिल्कुल ये सोना नहीं, ये हीरा है। तो अगर इन सारी चीजों को अगर वाकई में, वास्तव में दूरदर्शिता देखते हुए सजाने और संभालने का प्रयास किया जाए, तो बिहार, मैं बार बार बोलती हूँ, निस्संदेह रूप से एक बहुत बड़ा आउटपुट पूरे भारत को दे सकता है, पूरे विश्व को दे सकता है। लेकिन बस हम अटके हुए हैं जायदा पे। ये जायदा जनता की ओर से भी है, ये जायदा मोदी जिब्वा की ओर से भी है, और ये जायदा नीतीश बाबू की ओर से भी है, और पूरे मंत्रालय की ओर से है। हमारा परिवार वो परिवार है जो हमारे जोन में मैक्सिमम जीएसटी पेयर्स है, लेकिन हमारी भी हिम्मत नहीं हो रही है
इसको और ज्यादा एक्सपेंड करने की, और इसके पीछे भय है। भय है जब हम उतरते हैं पटना स्टेशन पे और जब उस परिसर में, रेलवे परिसर में ही जब कैब आने और जाने के लिए रंगदारी ली जाती है और जब समझने की कोशिश की जाती है कि क्या यह कोई सरकारी विभाग है, कोई सरकारी प्रयास आता है, तो जवाब आता है ना। हम भयाक्रांत होते हैं जब हम थावे मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और एक गाड़ी को पार्क करने के लिए वहां का पता चलता है कि ठेका दिया हुआ पार्किंग का तथाकथित पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पूरे कुनबे को, जो गोपालगंज के एक बहुत बड़े तथाकथित दबे कुचले परिवार से आए हुए, जिसे कहते हैं पिछड़ों की राजनीति करने वाले, पिछड़ों को संभालने वाले जो राजनेता हैं, पता चलता है कि ये ठेका उनका है। और सबके मुंह पे जब टेप लग जाता है और बंद, और कौन मरना चाहेगा, कौन भूला है वो जंगल राज। और आज भले राजद सत्ता में हो या ना हो, लेकिन उनके गुर्गों की, उनके गुंडों की गुंडागर्दी और दहशतगर्दी अभी भी है। और है, कमी आई है, मैं नहीं कहूंगी, सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत आई है, भरोसे की दृष्टि से भी बहुत आई है, लेकिन ये उस लेवल तक नहीं आई है कि जिसमें हम बिहार को एक मुख्य इंडस्ट्रियल धरती के रूप में, धरातल के रूप में देख पाए। जी गलो भैया। जी, आपने इतने विस्तार से इतनी सारी बातें कही कि मैं लगभग कुछ तीर जो अपने पास रखे हुए था उसको लगभग भूल गया। मैं थोड़ा बह गया इसमें कि आप जिस तरह से बोल रही थी, जायदा की मानसिकता और बिहार का मतलब पलायन, गरीबी, माफिया, और उस पर तथाकथित बॉलीवुड फिल्मों का योगदान, तमाम चीजें। आनंद जी, आप बिहार को लेके काफी संजीदा रहते हैं। आपका मानना है कि सबने अन्याय कर दिया है अबला बिहार के साथ, लेकिन सर, लाल बत्ती पर हम नहीं रुकेंगे और जो उसको मूर्ख समझेंगे। ये कहां से फ्राइट इक्वलाइजेशन की देन है? या फिर थोड़ा सा आप अगर बगल में गाड़ी से जा रहे हैं तो आपकी दाईं तरफ से ऐसे या बाईं कहीं से भी काट लेगा, और जब आप कुछ कहने की कोशिश करेंगे तो कहा जाएगा जानत ना हले, चिन्हत ना हले कि हमारे पप्पा के हथिन। ये फ्राइट इक्वलाइजेशन, और इसको जरा समझाइए मुझे। देखिए, ये सबसे पहले तो ये जो शुरू में बात हुई थी ना, भाई भाई का झगड़ा, तो पहले एक बार उस भाई भाई के झगड़े को समझ लीजिए। भाई भाई का झगड़ा जैसे ही आप समझने की कोशिश करेंगे तो तुरंत आपको 70 के 80 के दशक का जो आपको ललित नारायण मिश्र और उनके भाई कांग्रेसी नेता जो थे, ललित नारायण मिश्र बहुत बड़े कांग्रेसी नेता थे, और कोई नेता मंत्री रहते हुए मारा गया हो बम कांड में, ऐसा पहली बार हुआ था। तो बिहार राजनीति का अपराधीकरण का इतिहास जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो ललित नारायण मिश्र की हत्या जो थी उसको भी पढ़ते हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों को ललित नारायण मिश्र का नाम पता होगा, याद भी होगा। तो भाई भाई का झगड़ा जो होता है, इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि ललित नारायण मिश्र और उनका जो भाई था जगन्नाथ खान, मिश्र बोलने की गलती मत कीजिएगा, जगन्नाथ खान का नाम बिहार के बाहर के लोग जो हैं उनको हम बता दें कि जगन्नाथ खान को जगन्नाथ मिश्र के बदले जगन्नाथ खान इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि उन्होंने मैथिली भाषा को बिहार की दूसरी भाषा का दर्जा देने के बदले उर्दू भाषा को बिहार की दूसरी भाषा का दर्जा दे दिया था। तो वो मिश्रा नहीं है, वो खान है, ठीक है। तो जगन्नाथ खान जो थे उन्होंने जो किया था उस समय में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई भाई का झगड़ा कैसा होता था। अब आते हैं हम लोग इस पर पीछे कि भाई फ्राइट इक्वलाइजेशन हुआ और बाकी चीजें हुई, तो जैसे मान लीजिए भाखड़ा नंगल बांध जो था वो कैसे बना, तो कोसी का बांध का जो पैसा था, कोसी पर बांध बनने के लिए जो पैसा आना था, उस पैसे को नेहरू जी ने डाइवर्ट करके भाखड़ा नंगल बनवा दिया। तो ये बेईमानी नहीं हुई ऐसा नहीं, इस बेईमानी के बावजूद हम लोग सरवाइव कर गए। क्यों सरवाइव कर गए? तो सरवाइव करने का एक बहुत आसान सा कारण था। हमारे पास होते थे एक एक परिवार में 4 भाई 5 भाई, 1-2 भाई अगर खर्च भी हो गए ना तो कोई परवाह नहीं। अब का दौर क्या है, एक ही भाई है तो अम्मा बोलेगी नहीं नहीं मेरा छोना बेटा जो है ना वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा छोना बेबी के पास? छोना बेबी के पास दूसरा ऑप्शन बचा है कि वो बिहार छोड़ के भाग जाए। अब जहां बाकी लोग रंगबाजी करने पर ऊपर उतरे हुए हैं और वहां पर आपके घर में से कोई 1 या 2 भाई ऐसे हैं जो कहेंगे कि हाँ ठीक है तुम गोली चलाओगे हम भी गोली चलाएंगे और लड़ लेते हैं, तो वहां क्या होगा?
तो सरकारी नीतियों बराबरी के आ जाएगी। बावजूद आप जीवित रह जाएंगे, आप सरवाइव कर जाएंगे, आप बच जाएंगे। तो वहां हम लोग जो इतने साल से जो गुजारा कर रहे हैं ना, ये 70 के दशक से लेकर के अभी तक के दौर तक, उस दौर तक 70 से पहले के दौर तक, 80 से पहले के दौर तक हम लोगों के पास उतने भाई थे, हम लोग सरवाइव कर पा रहे थे। 80 के दौर में कहीं ये शुरू हो गया, हम दो हमारे दो, अब तो एक पे आ गए हैं। तो भाइयों की गिनती घट गई, बहनों की गिनती घट गई, भाई बहन उतने हैं ही नहीं, परिवार का आकार उतना बड़ा है ही नहीं कि आप मदद मंगवा सकें। तो उसमें आप जैसे जैसे घटने लगे, वैसे वैसे पावर आपकी घटने लगी, वैसे वैसे पलायन घटने लगा, और वैसे वैसे फ्राइट इक्वलाइजेशन का असर जो है, तो फ्राइट इक्वलाइजेशन का असर जो आपको नजर आता है बिहार पर, वो 82 से लेकर के 92 के दौर के बीच में आप देखिए, वहां पर आपको नजर आएगा। उससे पहले अगर आप देखने जाएंगे फ्राइट इक्वलाइजेशन से क्या असर हुआ, कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, यहां नहीं बेचने दोगे, यहां नहीं लगाने दोगे, कोई बात नहीं, पड़ोस में जाकर के फैक्ट्री लगाएंगे, और घर पे एक भाई रह जाएगा जो सबसे बड़ा निकम्मा भाई था, उस भाई को घर पे छोड़ दिया जाएगा, बाकी भाई जो है वो बाहर जाकर के कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो निकम्मा भाई है वो घर का, माँ बाप का ख्याल रखेगा। गांधी जी तो खुद लिख करके गए हैं ना, बूढ़े माँ बाप का ध्यान कौन रखता है घर पे। पलायन करके जब बाकी भाई बिहार से बाहर भाग गए हैं, तो बूढ़े माँ बाप को साथ तो नहीं ले गए हैं, बूढ़े माँ बाप तो बेचारे यहीं पे हैं, तो उनका ध्यान कौन रखेगा। तो घर का जो सबसे नालायक वाला बेटा था, जिसे माँ बाप ने पूरी जिंदगी कोसा है, गालियां दी हैं, वो बेचारा घर पे है। अब वो जब बड़ा हो गया है तो बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखता है, और चूंकि उसकी आ- पत्नी ने देख रखा है कि उसको आनंद कैसे जी, ट्रीट किया जा रहा था इतने साल से, तो उसकी पत्नी जो है वो अपने सास ससुर को वैसे ही ट्रीट करती है। तो बिहारियों को जो आनंद आज जी, ट्रीटमेंट उनके घर में ही मिल रहा है, उसकी वजह भी यहाँ पे है। आनंद जी, जी। आपने इस पूरे सवाल को जिस दार्शनिक और हास्यप्रद अंदाज में पेश किया है, उसकी मिसाल अन्यत्र दुर्लभ है। लेकिन दर्शकों, आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि आनंद जी जिस दार्शनिक स्तर पर बात कर रहे थे, उसको ही आगे बढ़ाते हुए सीधा सवाल दूसरे दौर के लिए। सूर्यभूषण सर, आपने फ्राइट इक्वलाइजेशन को नकार दिया। आनंद जी ने कहा कि अन्याय नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो मत मानिए, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि अन्याय तो हुआ है। लेकिन आज सीधी भी सी बात आप है ना, अगर मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में चल रहा था, आपने गोलियां चलाई, मुझे गोलियां नहीं लगी, क्योंकि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में चल रहा था। तो ये तो मेरी हाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ी की महानता है ना, आपने गोली नहीं चलाई ऐसा थोड़ी था। आप पर तो गोली चलाने जी, के लिए एफआईआर होगा ना। ठीक है, वो उस तो बात को ये आगे नाजायज बढ़ाते आपने हैं। नहीं किया ऐसा नहीं है, किया, उसका मेरे ऊपर नहीं असर है, नहीं हुआ। अब वो जो तो स्थिति ठीक है है, मेरी, चल। उसमें मेरे ऊपर असर होगा, क्योंकि मेरी गाड़ी का कांच टूट गया है, हथौड़ा मार के आपने मेरी गाड़ी का कांच जो है वो तोड़ दिया है, और उसके बाद उसमें से आप नाल घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब मेरी स्थिति तो ये है। लेकिन फिर से सवाल वही है कि आपकी छवि जो है वह अब भी, अगर गुजरात के सूरत से हीरा व्यापारी केवल रेकी करने आते हैं पटना में, तो उनसे रंगदारी मांग ली जाती है। हमारे मित्र हैं, अभी उन्होंने मखाना का इंटीग्रेटेड पूरा फैक्ट्री लगाई है मधुबनी में, उन्होंने अरेर में, और मिथिला नेचुरल्स नाम से कोई भी सर्च करेंगे तो दिख जाएगा। वो पूरी इंटीग्रेटेड, कल जो राहुल गांधी मोजा पहन के और तालाब में घुसे हैं, उसकी यहाँ पूरी फैक्ट्री है, जिसमें खेती से लेके और सारे प्रोसेस एक ही छत के नीचे किए जाते हैं। अस्तु, उन्होंने, उनको मैं सल्यूट करता हूं कि जब वो कहानियां बताते हैं कि किस तरह उन्होंने फैक्ट्री लगाई। तो मान लीजिए कि आपका जो बेटा है, बिहारी बेटा, वो अपना तमाम इधर उधर पेचो खम जानते हुए वो फैक्ट्री लगा लेता है, लेकिन कोई गुजराती, कोई मद्रासी, कोई उत्तर पूर्व का ऐसा क्यों करेगा। आप में ऐसे कौन से सुरखाव के पर लगे हुए हैं। और अब तो दुनिया को ये आदत हो गई है कि 3 करोड़ 4 करोड़ बिहारी बाहर मजदूरी में हैं। ये अगर सचमुच बंद हो गया तो बाकी राज्यों का क्या होगा। और मुझे लगता है, सूर्यभूषण सर, आप मेरी इस कॉन्स्पिरेसी थियरी से कितना सहमत हैं? नहीं, देखिए, ये तो अर्थशास्त्र का नियम है कि जहाँ पे आपका, आपकी जो वेज का जो प्रोडक्टिविटी, आपके लेबर प्रोडक्टिविटी हाई होगा, वहाँ वेज हाई होगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी उत्पादकता, जहाँ पे आप कुछ भी काम करते हैं, उसकी जहाँ पे ज़्यादा आप बेहतर ढंग से काम करेंगे, तो आपको वहाँ पे उसका रिटर्न भी बेहतर मिलेगा। इसीलिए लोग जो मूव करते हैं वो दुनिया जगह मूव करते हैं। ऐसा नहीं कि बिहार से मूव कर रहे हैं
उड़ीसा से भी मूव कर रहे हैं, दूसरे राज्यों से भी मूव कर रहे हैं। ये बात है कि अपोजिट नहीं होता है। जैसे अगर कोई बिहारी दिल्ली गया तो दिल्ली में घर बना लेता है, वो वापस यहाँ पे, लेकिन कोई अगर मान लीजिए अगर कोई साउथ का आदमी बिहार में अगर बल-बट के काम करने के लिए आया, जैसे हमारे भी 1-2 कलीग हैं, तो वो बिहार में कभी बसने के लिए नहीं सोच सकते। तो आखिर इसका मतलब है कि कई सारे जो ऐसा तो नहीं कि हम लोग बड़े जो है दूसरे राज्य से जो लोग आते हैं, उनको बड़ा हैटर्डनेस से देखा, भले ही बिहारियों को देखा जाता है कई जगह पे, अच्छा वो सर, कई यही कॉन्फ्लिक्ट जोड़ना होते भी। यही सर हाँ। एक छोटा सा उप सवाल, उप प्रश्न कि बिहारियों की आतिथ्य की तो पूरी दुनिया वाह वाह करती है, लेकिन कोई बसना नहीं चाहता है। कमाल की बात है। ये क्या पैराडॉक्स है? ये उन लोगों की हमारे प्रति घृणा को दिखाता है, दूरी को दिखाता है, या यहाँ बेसिक एमिनिटीज नहीं है? जैसा कि मैं कहता हूं कि बिहार में एक भी शहर नहीं है, मैं पटना को भी शहर नहीं गिनता। क्या कैसे इस चीज को देखा जाए? इनफैक्ट देखिए, आप कहीं पे भी बसना क्यों चाहेंगे, जब आपको एक थोड़ा-सा जो आसपास का जो वातावरण होगा, जहाँ पे जैसे आपको बेहतर हेल्थ की फैसिलिटी मिल पाए, बेहतर एजुकेशन मिल पाए। आप चलिए जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि हम ऐसे जगह उठ बैठे जहाँ पे एक अच्छी बातों पे चर्चा हो, एक माहौल बने जहाँ पे एक जो सिविल सोसाइटी में कहीं पे भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में आप एक्सपेक्ट करते हैं। आप अगर यहाँ पे देखिए जैसा बिहार, मुझे भी वाक़ई लगता है, मेरे भी कई स्टूडेंट जब आते हैं कहते हैं सर मैं पटना से कभी बाहर नहीं गई, मैं पटना शहर मतलब पटना टाउन से। मैंने कहा पहले करेक्ट करो, पटना इज़ नॉट अ टाउन। पटना जो है ना वो विलेज का एक्सटेंशन है, यहाँ टोलेज में बसे हुए हैं लोग। तो इसलिए जो है उसको तुम उस टाउन का और जो कल्चर पहला होता है कॉस्मोपॉलिटन, आपकी आइडेंटिटी आपके काम से देखी जाती है, ना कि आप जो है आप किस कास्ट को लेके आ रहे हैं, उससे आपको काउंट किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अभी भी वो मैच्योरिटी नहीं है, तो वो आप कह नहीं सकते, विलेज का एक्सटेंशन है, इसलिए अपार्टमेंट भी उसी टाइप से बसा हुआ है। खैर मैं उसमें विषयांतर हो जाएगा। तो लेकिन जो मुद्दा जो ये कह रहा है कि जो आखिर अगर हम फ्रेट इक्विलाइजेशन चलिए पुरानी हो गई, हमारे पास ये सारे सिम्पटम जितने भी अभी हम लोग जो चर्चा की हैं, हम पिछड़े हैं इसीलिए हमारे ये सब चीज दिख रहे हैं। अब इसी का काउंटर फैक्चुअल भी अगर उठा के देखें, जैसा अभी आनंद भाई ने कहा कि एक भाई वहां चला गया, बट आज के डेट में बिहार इज द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन। मतलब सबसे ज्यादा मैं कल ही गांव से लौट के आया हूँ, और मैं अभी काफी देख रहा था, खेती वाती के बारे में बात कर रहा था अभी, लोग तो कोई खेती भी नहीं कर रहा है, गांव में बैठा हुआ है वो, लेकिन वो खेती किसी और से करवा रहा है। हाँ, वो खेत भी देखना नहीं चाहता है, मतलब उसको लगता है इससे मतलब इंफ्रा डिग है टू गो इनटू द फील्ड, मतलब मेरे और चूंकि आज के है, ये एक डिस्ग्रेस है जी। तो मैं अब खेत जैसे देखने जाऊंगा। उसकी, हाँ, और दूसरा ये है कि लोगों को अब क्या है कि एक मोबाइल जैसा एक एडिक्शन जो ड्रग मिल गया है, तो आप उसी में लगे रहते हैं, रील्स बना रहे हैं, मतलब आपको वही दुनिया चल रही है, तो उनको वो चीज की कमी भी कम लग रही है। वहां पीछे छूट हुए जाते हैं जो बेचारे टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड होते हैं, तो उनके लिए जो है मतलब जीवन जो है बड़ा दुभर सा होता चला जाता है, कोई बात करने वाला नहीं मिलता, जबकि गांव में ऐसा नहीं कि लोग नहीं है लोग, लेकिन जो प्रॉब्लम ये है सर कि गांवों में ताले लगे हुए हैं, और वहां अधिकांश घरों में या तो बुजुर्ग हैं या फिर वो युवा है जो गुटखा खा के 20 रुपए के रजनीगंधा तुलसी के पैक पर किसी भी पार्टी का, एंड आई मीन इट, किसी भी पार्टी का, वही लड़का आरजेडी की रैली में भी जाएगा, वही बीजेपी में भी जाएगा, वही विकासशील इंसान पार्टी में भी जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई काम धाम नहीं है। अब तो थोड़ा बहुत ये ब्लिंकिट वगैरह बढ़ा है, तो पता नहीं, अब कुछ कुछ चीजें डिलीवरी में, आप देखिए डिलीवरी बॉय की जो हैसियत है हमारे यहाँ, एक तो पूरे भारत में, और मुझे लगता है बिहार में सबसे गई बीती है। इतने कम पैसे मिलते हैं, मुझे लगता है कि ये लोग सर्वाइव कैसे करते हैं, लेकिन खैर फिर से वो अलग विषय। आप तीनों विद्वानों के लिए लास्ट राउंड की बाउट में फिर से वही सवाल, मोदी जी बस सेमी कंडक्टर काहे नहीं देता है जी? खाली 12,000 रेलगाड़ी चलाएगा हम लोगों के लिए। स्वाति, आपसे शुरू करेंगे।
मोदी जी वह सेमी कंडक्टर इसलिए नहीं दे रहा है काहे कि सेमी कंडक्टर को भी बिहार जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा इस सेंस में कि बार बार बात हो रही है। एक होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल मतलब मानव निर्मित जो चाहिए, रोड अच्छी चाहिए, आप इंडस्ट्री कहीं बना रहे हो, पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट बनता है तो जो लोग रहते हैं उनको अच्छी शिक्षा चाहिए होता है। और जो बिहार हमारे आज भी 5-6 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री देता हो तो लोग आकर के क्यों बचना चाहें। स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए होती हैं क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री, और जब हम बात करते हैं इस तरह से एक बड़े स्केल पे काम करने के लिए तो बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है जिसका एकदम एक खुला अभाव, स्पष्ट अभाव दिखता है बिहार में। और दूसरी जो बात है जो मैं बार बार कह रही हूं कि हमारी मानसिकता, हमारी समझ, अभी बात हो रही थी पलायन की। हमें एक बिहारी के रूप में या तो हम बहुत ब्रेनी होते हैं तो या तो हम आईएएस ऑफिसर बनते हैं या तो हम बिल्कुल आईआईटी क्रैक करेंगे, आईआईएम जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, और मेहनती भी वैसे ही होते हैं। लेकिन हम मेहनत बाहर जाकर के शौचालय साफ करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें सऊदी जाकर के भेड़ बकरी चराने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दरअसल वहां लोग देख नहीं रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम बस डॉलर, दिरहम्स और रुपए अगर बिहार भेज रहे हैं और साल में एक बार भी छठ या होली जैसे मौके पे आ करके सूट बूट करके दिख जा रहे हैं कि अच्छा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि स्वाति की तरफ से कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आनंद जी, पहले आप, मतलब आप तो विरोधी खेमे के हैं तो पहले आपको मौका दिया जाएगा। मोदी जी वहां सेमी कंडक्टर काहे नहीं देता है जी? खाली तो नहीं, 12,000 इसका रुपए में जवाब काय होता है चलवाता है? इसका जवाब होता है सेमी कंडक्टर तुमको क्यों देगा बे, क्यों दे दे तुमको। अच्छा अच्छा। एक तकनीक हम आपको बता देते हैं, उस तकनीक का नाम होता है VSLI। VSLI फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये तकनीक किस चीज में इस्तेमाल होती है? तो ये तकनीक जो है वो सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होती है। माइक्रोचिप जो इतनी बड़ी साइज का है वो कैसे छोटे से छोटा होता जाए, इतने बड़े साइज में आ जाए, जितना बड़ा माइक्रो प्रोसेसर होता है, सेमीकंडक्टर चिप होता है, उस साइज को छोटा कैसे किया जाए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VSLI उसमें इस्तेमाल होता है। अब मेरा छोटा भाई, मेरा जो सगा भाई है, उसने पढ़ाई क्या की है भाई? यहां से अपनी IIT खड़गपुर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद थोड़े दिन उसने नौकरी की, उसके बाद वो चला गया यूएस से उसने पढ़ाई की है इसी सब्जेक्ट की, VSLI की। गूगल में नौकरी करता है यूएस में, और वो VSLI की पढ़ाई करने के बाद, एमटेक वगैरह करने के बाद वहां पे नौकरी कर रहा है, बरसों से नौकरी कर रहा है। उससे हम अगर कहें कि बिहार में लगा देते हैं सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री, तुम आ जाओ बिहार, आएगा क्या? हम अपने सगे भाई को नहीं बुला सकते यहाँ वापस। चलिए, अभी प्रोफेसर सूर्यभूषण, डॉक्टर सूर्यभूषण जो है, तो वो भी हम लोग के साथ हैं। सूर्यभूषण सर, ये बताइए, भाई तो आपके भी हैं, डॉक्टर वीर नारायण से अभी पूछ लें कि चलिए आते हैं बिहार में, बस जाते हैं, वही काम करना है, वही सोशल वेलफेयर में। डॉक्टर वीर नारायण तो सोशल वेलफेयर में काम करते हैं ना, बुला लेते हैं, चलिए आ जाएंगे वापस। क्यों नहीं आएंगे उसका रीजन भी बता देते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे उसका रीजन भी बता देते हैं। अभी हाथ में थोड़े दिन पहले पूछिए, प्रोफेसर सूर्यभूषण थोड़े दिन पहले अपना मकान चेंज कर रहे थे, दूसरा मकान चाहिए था किराए का। किराया पूछिए यहाँ पे कितना है। आबादी का दबाव जैसे ही बढ़ेगा और रहने के लिए आपके पास जगह नहीं है, तो किराया जो है ना वो आसमान छू रहा है। उतने किराए में पूरी फैक्ट्री वो खरीद के, जमीन खरीद के लगा सकता है, तो वो क्यों यहाँ पर किराए पर उतने पैसे दे करके और उसके बाद वो जमीन लेने जाए? खरीदने का तो सपने में भी मत सोचिए। और पूरे ये जो बिहार गांव-गांव में टोला-टोला बसा हुआ है, ये जो गांव-गांव में टोला-टोला बसा हुआ है, वो क्यों बसा हुआ है? उसी जात वाले के पास वो जमीन क्यों है? दीघा में एक ही जात की आबादी क्यों होगी? बिहटा में एक ही समुदाय का क्यों होगा आदमी? जो आपको फुलवारी शरीफ का एरिया होता है, वहां पे एक ही समुदाय के लोग क्यों बसेंगे? उसका रीजन ये होता है कि वो दूसरे को जमीन बेचेगा ही नहीं। जी।
और ऊपर से अगर बेचेगा भी तो भी कीमत वो उतनी लेगा जो कीमत आप सोच ही नहीं सकते। जी सदमा लग जाएगा कीमतें सुन करके, जी किराया सुन और के भी सदमा लग जाएगा। उतना जी किराया तो नोएडा में होता है, जी इतने बिल्कुल किराए सही में, बात। जितने किराए में प्रोफेसर सूर्यभूषण यहाँ रहते हैं उतने में तो नोएडा में रहते। जी और मान बिल्कुल लीजिए ठीक पटना बात। में आज रह रहे हैं तब तो पटना शहर के बाहर बोलिए कि भाई ये जो पटना का जिला का भी नहीं, पटना जिसको म्युनिसिपैलिटी का इलाका कहते हैं ना, उस पटना म्युनिसिपैलिटी के इलाके से 100 मीटर बाहर का जो इलाका है उसमें जाकर के क्या रहना पसंद करेंगे? पत्नी जी से परमिशन लेनी पड़ेगी ना भाई, अकेले तो जाकर के वहां रहेंगे नहीं, नहीं, हम तो बच्चों को स्कूल भेजना बिहार होगा शरीफ ना। शिफ्ट कर जाएंगे। नहीं बिहार शरीफ शिफ्ट कर आनंद जी जाएंगे। एक आपको रोक रहा हूं। अभी आनंद जी ने जितनी बातें कही और ये जिस रॉ में है, अगर हम लोग इनको सुनते चले जाएं तो ये अभी 1-1.5 घंटे लगातार इसी शैली में बोलते चले जाएंगे, लेकिन दर्शकों, चर्चा को कहीं ना कहीं रुकिए रुकिए समेटना रुकिए रुकिए, मॉडरेटर एक का एक काम चीज होता एक है। चीज एक सेकंड एक चीज और थी जो भाई, कि आ ऐड रहा करनी हूं आपके चाहिए। पास, आ रहा हूं आपके पास आनंद भाई, मुझे पता है, लेकिन एक सच्चे मॉडरेटर का कर्तव्य मैं कट्टरता से निभाऊंगा। तो सूर्यभूषण सर, इस चर्चा को जरा आप समेटने की कोशिश कीजिए। देखिए, मूल प्रश्न वही था कि बिहार में आखिर, चलिए जंगल राज का एक दौर था वो खत्म हुआ, उसके बाद भी क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मूल में क्रक्स में यही ध्वनि निकलती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, घोर कमी है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। इसके बाद जमीन के जो मामले हैं, सबसे ज्यादा घपला बिहार में ही पूरे भारतवर्ष में मुझे लगता है कि जमीन के मामलों में है। एक जमीन किसी ने 5 बार बेच दी, किसी ने 2 बार खरीद दी, किसी के जमीन पर रजिस्ट्री कुछ नहीं है, कहीं अवैध कब्जा है, और बिहार में मुकदमेबाजी भी इसीलिए खूब होती है। लेकिन अब इस चर्चा को जरा समेटें कि उपाय के तौर पर मान लीजिए, चलिए समस्याओं पर बहुत बात की, सूर्यभूषण सर आप बताएं कि इसको कैसे, इस पूरे रायते को, रायता फैल गया है, इसको कैसे समेटा जा सकता है? नहीं, ये वाकई बड़ा मुश्किल है कि ऐसे समेट लिया जाए, जहाँ पे नैरेटिव जो बिल्डअप किया गया है, और सबसे बड़ी चीज है, जो भी अभी भी जो नैरेटिव चल रहा है ना, उसमें भी रियलिटी चेक नहीं है। जैसे मैं अभी रिसेंटली मैंने देखा, एक CIA की रिपोर्ट आई कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बिहार हो जाएगा 2046-47 में, और वहां पे ये प्रोजेक्ट किया गया कि वी आर आउटग्रोइंग नेशनल एवरेज GDP। मतलब नेशनल अगर 12% पे बढ़ रहा है, आपको पता है ये हमारी इंडियन इकोनॉमी 12% से बढ़ रही है। नहीं, ये नहीं पता है। हमें यही लगता है कि 6-7%, क्योंकि वो रियल ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया जाता है, करंट प्राइस को कभी नहीं इस डोमेन में रखा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जबरदस्ती जो है अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम लोग बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली हमारी ग्रोथ 6% से नीचे है, नेशनल से भी नीचे, रियल टर्म्स में। तो जी अब सबसे बड़ी चीज है कि ये जवाबदेही सबकी होनी चाहिए। हम बहुत ब्लेम कर चुके हैं कि पास्ट ऐसा था, अभी तो हमारे जी। पास है, तो कम से कम हम जो दुरुस्त कर सकते हैं उसे तो करना ही पड़ेगा ना। और उस पे आप क्या जीरो दुरुस्त कर टॉलरेंस तो लगा सकते नहीं हैं? सकते। जैसे जैसे क्या दुरुस्त जो कर सकते ईज ऑफ हैं? लॉ डूइंग एंड बिजनेस ऑर्डर जो, दुरुस्त कर सकते हैं हाँ, जी हाँ, कोई भी बिजनेस आप करना चाहें, बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। और बिजनेस के लिए सबसे बड़ा जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, डिस्पाइट हैविंग ऑल दोज पेपर वर्क, ये सब जितने भी आप लगा दीजिए कि वो क्लियरेंस लो, कंप्लायंस देखो, सबसे बड़ा चीज होता है कि आपका जो लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, आप जब अगर धंधा कर रहे हैं तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे साथ एक लड़का है अभी, जो वो बांका में, वो IIT कानपुर से पढ़ाई करने के बाद उसने एक वहां पे रूरल टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की कोशिश की, और वो 50 एकड़ का जमीन उसने वो लेके वो स्टार्ट किया। वो पिछले 1 साल से वो चल रहा है। अभी लास्ट वीक ही जो है, रात में करीब 2 बजे के आसपास में उसके उस कैंपस के अंदर में 30 से ज्यादा लोग आर्म्स लेके घुस गए, और घुस के पूरे टहल के चले गए, कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, जस्ट टू क्रिएट ए पैनिक, और हैवॉक जो भी आप समझ सकते हैं, हैवॉक है वो जी जो भी है, जो भय का जो कि भाई कल को तुम धंधा छोड़ दो, ये करो नहीं करो, वो पुलिस में रिपोर्ट किया, पुलिस वाला उसको संज्ञान में नहीं ले रहा है। उसकी अब इतना नेचुरली एस्टेब्लिश किया था तो थोड़ी बहुत ऊपर पहुंच थी, हमने भी हेल्प किया, कुछ जो लोगों ने, जितने भी SP तक में बात की, फिर कुछ हो नहीं पाया। समझ सकते हैं कि छोटी मोटी घटना तो नहीं है कि कल को हो घाट सकता है से कोई बहुत तीन बड़ी पार। घटना घट जाए। हाँ,
तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज अगर जो स्टार्टअप भी कर रहे हैं उनको इतनी परेशानियां लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड फेस करनी पड़ती है, और वो क्या होता है ना कि वो एक मेंटल ब्लॉक बन जाता है। इवन इफ स्मूथ होगा आपकी डिलीवरी, फिर भी जो है आप 4 बार उसको जी। रिलक्टेंटली आप प्रोग्रेस करेंगे। तो हर चीज सर प्रेडिक्टेबल नहीं मैं होता है। तो ये सर हुँ, अंततः उसी इनर्शिया की बात आ गई जो मैं हुँ, लगातार अपने लिखने पढ़ने में बोलने में इस्तेमाल करता हूँ। बिहार इनर्शिया से ग्रस्त है, नोबडी केयर्स। जो स्वाति ने हुँ, कहा जाए द, मतलब हुँ, यहाँ के नागरिकों को इससे मतलब नहीं है कि नाला उफन जा रहा है और उसमें बाढ़ आ जा रही है एक दिन की बारिश में। दानापुर के किसी निवासी को कोई, मतलब वहां डॉक्टर हैं, ये हैं, दूसरी जगह पैर पैंट मोड़ के चले जा रहे हैं और नोबडी केयर्स। और यहाँ के नेता तो इसीलिए शायद कोई कद्र ही नहीं करते। लेकिन क्या किसी को सचमुच परवाह है? इसी प्रश्न के साथ आप तीनों को प्लीज एक एक मिनट में वाइंड अप कीजिएगा। स्वाति, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो मानसिकता हमारी बन गई है, और ये जो नेता लोग कहते हैं ना ये एलियंस नहीं होते, मैं बार बार हर मंच पे कहती हूँ कि ये एलियंस नहीं होते हैं, ये हमारे बीच के ही होते हैं, ये हमारी मानसिकता से ही गढ़े हुए और बने हुए होते हैं। तो बिहार के भी जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो हम हैं उसी का एक रिफ्लेक्शन है, उसी का एक आईना है। और बार बार मैं ये बात बोलूंगी कि जाए द वाला कॉन्सेप्ट हमसे शुरू हुआ, नेताओं तक गया, और नेताओं ने अब पलट करके वो सेम कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर लागू किया, और इस तरह से लागू किया कि वो इतना हावी हो गया है कि सच में अगर बगल में अगर नाली का पानी बह भी रहा है, बरसात की भी जरूरत नहीं है, ऐसे भी बह रहा है, और उसमें हर 10वें दिन कोई बंदा गलती से गिर करके मर रहा है, हमें तब भी परवाह नहीं है। तो हमें इस मानसिकता से उभरना होगा। बिहार के पास है कैपेसिटी, और मोदी जी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इस बात को कि बिहार को अगर इंडस्ट्री वाली चीज ना भी दी जाए, मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रही हूं कि अगर उन्हें ये लॉलीपॉप या ये जरूरत उनको ना भी दिखाई जाए तो भी बिहार मोदी जी के ही साथ है, क्योंकि ये बात अक्षरशः सत्य है कि जिस जंगल राज को बिहार ने देखा है, वो किसी भी टर्म में आप बात कर ले, उससे तो बेहतर स्थिति लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी आ जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी है। रास्ता बहुत दूर है, बहुत दूर तक का सफर तय करना है। अब इस बीच में अड़चने हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल वाला स्टेज है। देखिए पश्चिम बंगाल में जो क्योस मचा था और टाटा का, वापस इतने सालों बाद, लगभग 3 दशक के बाद टाटा वापस मीटिंग कर रहे हैं बंगाल सरकार के साथ, वापस वहां फैक्ट्रीज लगाने की बात हो रही है। तो ये जब पश्चिम बंगाल में हो सकता है तो ये हम हमारे बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? हमारे बिहार में फिर से टाटा और मारुति क्यों नहीं आ सकती है? क्यों नहीं हो सकता जी है? ये बात समझने की जरूरत है। बाकी जो है वो आनंद जी। जी बताएं, वो उनके अनुभव। वैसे वैसे मुझे तो ये लगता है कि बिहार को उद्योग की जरूरत भी क्या है। ठीक है, आप वो स्टेज शायद पार कर चुके हैं जब आप पहले कृषि वाले में जाते थे, फिर उद्योग वाले में। पूरा का पूरा भारत उस स्टेज को भाई पार कर चुका है। अगर इकोनॉमिकली देखिए तो हम, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ है? हुआ ही नहीं। लेकिन हम सर्विस वाले क्षेत्र में फलांग चुके हैं। अगर मैं गलत होऊंगा तो आप लोग क्रॉस चेक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये, और दूसरा इनर्शिया, इनर्शिया की जिसकी मैंने बात की, आनंद जी ब्रो, जी आपसे समय का आग्रह आपसे भी करना पड़ेगा। ये इनर्शिया खत्म कैसे होगा? मतलब क्या है, क्यों, काहे फर्क नहीं पड़ता है जी हम लोगों को? अब देखिए होता क्या है कि पटना में हम लोगों की मुलाकात कैसे होती है। मेरी अगर सूर्यभूषण सर से मुलाकात होती है तो कैसे होती है मुलाकात हम लोगों की, तो कोई ना कोई आयोजन हो रहा होता है, कोई ना कोई सेमिनार हो रहा होता है, उसमें हम लोगों की मुलाकात होती है और हम जाकर के उनके पास बैठ जाते हैं। और हम हमेशा बोल भी देते हैं उनको कि इन घटिया लोगों के साथ हमको नहीं बैठना है, उन लोगों के साथ मेरा आईक्यू कम हो जाएगा, इसीलिए हम आपके पास आकर के बैठे। कम से कम मेरा आईक्यू का लेवल जो है वो नॉर्मल इंसानों के बराबर रहे, 2 डिजिट में ना पहुंचे, कम से कम 3 डिजिट में जितना है उतने पे रहे। तो हम लोगों की मुलाकात जिन लोगों से होती है बिहार में, उसमें से ज्यादातर 2 डिजिट आईक्यू वाले ही हैं।
लेकिन उन लोगों से ये क्या हमें ये दिक्कत है? नहीं, दिक्कत बहुत नहीं। हार्ड ब्रो, बहुत हार्ड ब्रो। लेकिन ये भाई नहीं, साहब कोई देखिएगा, दिक्कत फतवा नहीं। वतवा ना निकल जाए आप पर। जी अरे भाई, आपके पास अच्छा सोचिए, आपके पास दो विकल्प होते हैं, ठीक है? या तो आप पढ़ लिख करके, जैसा अभी वो बता रही थी, स्वाति बता रही थी कि दो विकल्प होते हैं, पढ़ लिख करके आप ढंग के आदमी बन जाइए, या बिल्कुल ही आप खेतीहर मजदूर किसान टाइप के कुछ भी तो करोगे, दोनों में से एक। जी ये जो होते हैं ना, ये बीच में होते हैं। अब जैसे सीआईएमपी में जिन बैठकों में हम लोग जाते हैं, तो उस सीआईएमपी की बैठकों में हम आपको बता दें कि एमबीए लेवल के छात्र, उनको हम बता रहे होते हैं कि बेटा देखो, ये जो सामने दिख रहा है वो है मंगूस। रिकी टिकी टावी वाली जो कहानी पढ़ी थी बचपन में, उसमें जो रस्किन बॉन्ड बोलता है मंगूस, वो मंगूस ये है, ऐसा दिखता है नेवला। उसे नेवला भी नहीं पता। और जो कहीं आप उससे पूछ लीजिएगा कि ये ग्रोथ रेट क्या है, अभी करंट क्या है, मतलब लास्ट आपके इंपॉर्टेंट क्या छपा था, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो आपका हर साल आता है बजट, उसमें क्या इंपॉर्टेंट छपा था, एमबीए करने वाला स्टूडेंट ना तो वो बता सकता है आपको, ना ही वो ये आपको मंगूस पहचान सकता है। वो धान के खेत में खड़ा होकर कहेगा गेहूं की फसल अच्छी हुई है। आनंद जी, वो तो भैया वो अविनाश किसी काम के शर्मा भी लायक नहीं है। करता है। आनंद जी और वो और इसके बाद इसके आनंद बाद जी वो कहेगा कि भाई मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। आनंद जी, रोक रहा हूँ एक सेकेंड। देखिए, और बड़े धान लोगों और से गेहूं शिकायत का, कीजिएगा जब आप, तो उनको पॉलिटिकली करेक्ट होना है, सच बोलने की उनकी हिम्मत ही नहीं है मंच से, क्योंकि वोट कट जाएंगे। आनंद जी एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई धान और गेहूं का फर्क तो खैर अविनाश शर्मा को भी नहीं पता है, लेकिन जो नेता आनंद प्रतिपक्ष जी, को भी नहीं पता है। आधा प्रतिपक्ष को भी नहीं पता है। तो आनंद जी की बातों का सार जो मैं निकाल रहा हूं दर्शकों श्रोताओं, वो ये है कि ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहा जाता है, मानव संपदा, उसके मामले में भी बिहार दरिद्र है, क्योंकि हमारा जो भी ह्यूमन रिसोर्स था वो जो बाहर भी जा अच्छा चुका है, ढंग का था वो बाहर भाग गया है, यहाँ जो वो बचा हुआ बाहर है वो जा चुका बेकार है। है। इसलिए हम लोगों को इस पूरे विषय पर ये एक बातचीत की शुरुआत है। आज रविवार है, आज इस बातचीत, थोड़ी लंबी बातचीत का मजा लीजिए। और हमने अपने पैनलिस्ट को, मैं जानता हूं आप लोग फिर से कहेंगे कि बहुत कम समय दिया, इसको और लंबा करना चाहिए था, लेकिन बहुत कम लोग इतना लंबा वीडियो भी झेलने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। इसलिए सूर्यभूषण सर, आप इसको प्लीज कंक्लूड कीजिए 1 मिनट में। नहीं, हम लोग कई बातें तो बहुत सीरियस और बहुत हंसी मजाक में की, लेकिन मुद्दा वहीं पे है कि जो आपने जो स्टार्ट किया था कि मोदी जीवा क्यों नहीं दे रहा है सेमीकंडक्टर। तो जी तो सेमीकंडक्टर जैसा भी आनंद भाई ने बहुत बढ़िया से समराइज किया कि जो हमारे यहाँ जो बच्चे भी जो है उनको हम ऐसी एजुकेशन दे रहे हैं कि बेचारे वो सेमीकंडक्टर या सेमी कंडक्टर जो एक्चुअली जो बोला था वो भी नहीं कर पाएंगे। तो उसका रीजन है बहुत स्ट्रांग कि जो हम इनका जो डिस्कनेक्ट देख रहे हैं ना, जो प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, वो उस लेवल पे इतना हमने कॉम्प्रोमाइज किया है कि इसका पता नहीं कितने जनरेशन हमें पाप ये झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी ही चीजों को जो है जैसा हम लोग भी बिहार एजुकेशन से पढ़ाई किए, हमारी भी पढ़ाई यहीं पे हुई है, लेकिन हमने भी उसी एजुकेशन से बहुत कुछ देखा, दुनिया को देखा और काफी बेहतर ढंग से देख भी पाए। सर उस तो समय उससे पढ़ाई होती थी, सॉरी टू इंटरप्ट, उस समय पढ़ाई होती थी, आजकल खिचड़ी आंदोलन होता है सर। पढ़ाई छोड़ के स्कूलों हम्म, में हर एक चीज की जाती है, और शिक्षकों बिल्कुल से बिल्कुल। आप 45 हम्म, तरह का काम लेंगे, उनको रसोईया बना देंगे, तो शिक्षा आपकी कहाँ जाएगी। हम चारों में से चारों, मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल के ही प्रोडक्ट हैं। आनंद जीवा अपना पहले से थे बाहर, तो थोड़ा कॉन्वेंट वॉन्वेंट में पढ़ लिए होंगे। जी कैट टाइप सर, वाले। कंक्लूड कीजिए जी। तो वही जो मुझे लगता है कि सारा चीज जो है तो ये मानसिकता जो अभी तक हम लोग इससे अभी तक बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। हर हर आदमी चाहता है मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए, पब्लिक स्कूल में जाए। वहां पे आपको टीचर्स कैसे हैं, जो आप कितना पैशनेट है, जो डिलीवर कर पाएंगे। तो पता चला गार्जियन ही सुबह शाम लगा रहता है, कभी ट्यूशन पढ़ा भी रहा है, ट्यूशन भी करा रहा है, जो एबल है जिस लेवल पे, वो अपने औकात से ज्यादा ही उसको टाइम दे रहा है, और जो चीज देना चाहिए वो दे नहीं पा रहा है। जी मतलब
तो ये एक सबसे बड़ा जो है हमारे यहाँ जो गैप है, जिसके कारण से आप सेमीकंडक्टर क्या मैंने जैसे शुरू में ही बोला कि माइक्रोसॉफ्ट भी अगर अपना ऑफिस यहाँ लगा जी। दे, तो वहाँ पे ताले लग जाएँगे तुरंत। कोई काम करने जी। वाला, उसको बाहर से ही इम्पोर्ट करना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करना पड़ेगा और फिर वापस यहाँ से उठा के लेके जाना पड़ेगा एम्प्लॉयी को। तो यानी कि कुल मिलाकर अभी जो इस बातचीत की हम हर एक संडे को कोशिश करेंगे बिहार की दशा दिशा पर बातचीत करें। अभी प्रॉब्लम के संदर्भ में बातचीत हो रही है, इस पर भी बहुत लेयर्स खोलने की जरूरत है, क्योंकि हम बिहारी इसी में गील हैं, जिसको भोजपुरी में गील होना कहते हैं कि जी एक बिहारी सब पर भारी, हमें हटा दो तो हम फलानी जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर गिर जाएगा, फलाना हो जाएगा। लेकिन मुख्य मुद्दा वही है कि आपको कुछ भी ढंग की चीज फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आप अगर डिजर्व नहीं कर रहे हैं तो आपके डिजायर का कोई मतलब नहीं रहता है। इन सभी सवालों पर सोचिएगा जरूर, हमें बताइएगा जरूर, और अपने पैनल में हम और किस तरह के पैनलिस्ट को लाएं, इस सब पर भी बताइएगा। व्यालोकवाणी पर आप सभी का स्नेह और प्रेम बरस रहा है। इसी तरह बरसाते रहिए, हरसाते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बेल आइकन दबा लेंगे तो सबसे पहले सूचना आप तक मिल जाएगी। हमारे सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आनंद जी, स्वाति जी, सूर्यभूषण सर, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और दर्शकों, एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और जय जय सिया राम।